अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सिद्र शाह नावल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं नावल की तरफ। ख्वाब इश्क, किस्त नंबर 17। घर में खूब रौनक और शोरगुल मचा हुआ था। वजह था छोटी पुप्पो का आ जाना और लॉन्च में खूब रौनक लगी हुई थी। पुप्पो की दुहाइयां जारी थी। शोमई किस्मत के आते साथ ही पुप्पो का सफीर और ताबश से सामना हो गया था और सफीर ने पुप्पो को खूब भड़काया। देख ले, इन्होंने बच्चों के रिश्ते तय कर दिए हैं, बल्कि शादी की डेट भी फिक्स कर दी है और आपको तो किसी ने पूछा भी नहीं। और अब वो लॉन्च में बैठी भाभीयों के साथ शिकवे शिकायतें कर रही थी। वो तो किसी की कुछ नहीं लगती, इनका तो किसी से कोई रिश्ता नहीं। बड़ी भाभी इनको सफाई पेश कर रही थी। उन्होंने बोला, भाभी भाभी आप बताएं, अम्मा ने कभी मुझे बड़ा समझा नहीं ना, तो किसी मामले में कभी कोई मशवरा लिया? आप तो मुझसे हर बात करती थी। आप कपड़ों की शॉपिंग का भी मुझे बताती थी, सिलेक्ट करवाती थी। तो आपने भी मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझसे मेरे भतीजे भतीजियों के रिश्ते की बात ही कर लेते। मैं इतनी पराई हो गई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। भाभी बस रहने दे, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। हर बार मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी हो जाती है। ये बोलते हुए उठ खड़ी हुई। दादी जान अपने कमरे में नमाज अदा कर रही थी, इसीलिए पुप्पो को इतनी बातें करने का मौका मिल गया था, वरना इनके सामने तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जानी थी, इनकी एक ही बुरी पल। और अब बड़ी मामा इनको रोकने के लिए, नहीं इफ़त, ऐसी कोई बात नहीं, बात तो सुनो। तुम्हें पता तो है ये मजाक कर रहे हैं, अभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। वो बेचारी परेशान हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। हसन और हुसैन उठो चलें हम, और अपने बाबा से पूछ लो कि वो मेरा साथ देंगे कि अपने चहते ससुराल में ही रहेंगे। उन्होंने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया, वो भी बस हर मामले में माँ और बाबा की साइड पे ही होते हैं। ये कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। अब ये सारे शोर शराबे को सुनते साइम जाकर बड़ी पुप्पो को बुलाकर ले आया था, और पुप्पो ने आते ही जब बहन को बाहर निकलते हुए देखा तो बोली, छोटी बस कर दो, क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में हो? लड़कियों पानी लाओ अपनी पुप्पो के लिए, क्यों बीपी हाई कर रही हो? छोटी बहन को गले लगाकर वो अंदर की तरफ चल दी। इशरत पुप्पो के आते ही छोटी पुप्पो का सारा गुस्सा हवा हो गया और उन्होंने जल्दी से भाभीयों को गले लगाया और हंसते हुए सफीर की तरफ देखकर बोली, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई हूँ और अपनी भाभीयों से झगड़ा करूंगी? ऐसा पुत्र सोची भी ना। मैं तो बस शादी वाला घर था इसलिए हल्ला गुल्ला स्टार्ट किया है। जहाँ तक रही मुझे कुछ नहीं किसी ने बताया, तो तुम्हारी बड़ी मामा ने मुझे पहले ही बता दिया था फोन पर। बाद में ही रिश्ता फाइनल हुए हैं। क्या यानी पुप्पो आप तब से हमें उल्लू बना रही थी? सफीर और ताबिश दोनों एक साथ बोले। अब बने हुओं को मैं क्या बनाऊंगी बेटा जी। पुप्पो की बात पर वो बेचारा सा मुंह लेकर रह गए। इतने में दादी जान नमाज अदा करके लॉन्च में आ गई थी। सफीर और ताबिश वहां से चुपके से कट लिए, क्योंकि इन्हें पता था कि दादी जान को पता चला तो इन दोनों की खैर नहीं। अम्मा सच्ची मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरा तो दिल कर रहा था मैं उड़ते हुए आपके पास पहुंच जाऊं, लेकिन बस ये जो है ना, आपके खैर से दामाद साहब, इनके काम ही नहीं खत्म हो रहे थे। हाँ जी बिल्कुल डाल दो सब हस्बे रवायत, सब कुछ मेरे गरीब पर। कि ये ना कहना
कि आपकी दोस्तों की शादियां भुगता रहे थे। दोस्तों की? सब लोग बहुत हैरान हुए और ये छोटी चच्ची ने सवाल किया था। हाँ भी, इसकी बस क्या कह सकते हैं, मैं दोस्ती समझे कि हमसायों की लड़कियों की शादियां थी और बस। जनाबा पूरी तैयारी इन मोहतरमा ने की थी तो वो शादी खत्म होनी थी तो आना था ना, और सारा इल्जाम मेरे सर पर कि मेरे काम खत्म नहीं हो रहे थे। छोटे पप्पा, जिनका नाम हमाद रजा गिलानी था, ने जवाब दिया, ओ तो यूं कहे ना कि हमारी पुप्पो सोशल वर्कर है और वो अपना सोशल वर्क कर रही थी। अब की बार तस्मिया ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। हाँ बेटा, बस कुछ ऐसा ही समझो। ये तो अपने बच्चों समेत बहुत बिजी हैं, तो मैंने भी खुद को मसरूफ रखने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है ना। बाकी सारी बातें बाद में, चले उठे आप लोग फ्रेश हों, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ और फिर इतनी देर में बाबा जान भी आ जाएंगे, तो फिर डिसाइड करेंगे कि डेट क्या फाइनल करनी है। बड़ी मामा ने सबको उठने के लिए बोला। नाश्ते के बाद अब्बा जी और बड़े भाई बाहर निकल गए थे किसी के जनाजे के लिए, तो अब सब लोग सफाई बर्तनों की धुलाई में मसरूफ थे। छोटी भाभी ने साथ मशीन भी लगा रखी थी। नगीन और अमरीन दोनों अपना कमरा सेट करने में लगी हुई थी। इसने 2-3 दफा फरजाना भाभी को खुद को घूरते हुए देखा था, लेकिन वो अपना वहम समझ कर सारा चटक गई। अभी वो अलमारी सेट करके बाहर आई थी। अमरीन अब कमरे की सफाई कर रही थी। इसका इरादा अब्बा जी और अम्मा के कमरे को देखने का था। अम्मा के कमरे में दाखिल होते ही सामने इसने फरजाना भाभी को अम्मा के पास बैठे हुए देखा और अम्मा बहुत गुस्से में थी। अम्मा इसे देखते ही गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी और आओ देखा ना ताओ खींचकर इसे एक थप्पड़ लगा दिया। वो मुंह पर हाथ रख कर उनकी शक्ल देखना शुरू हो गई थी। माँ साथ ही बातें कर रही थी। तुम्हें शर्म ना आई? तुम्हें हया ना आई? भाई और बाप के होते हुए तुम इस कमरे में क्यों गई और दरवाजा भी बंद कर लिया? नगीन हक्का बक्का हैरान परेशान अम्मा की शक्ल देख रही थी कि हो क्या रहा है। इतने में अम्मा की ऊंची आवाज सुनकर नरगिस और रुबीना भाभी भागते हुए कमरे में आई। अम्मा इसे मारने के लिए फिर हाथ उठाया, लेकिन जल्दी से नरगिस ने आगे होकर अम्मा को पीछे किया। क्या हो गया है? क्यों इससे मार रही हैं? क्या किया है इसने? अरे पूछो, इसने हाथ डलवा दिया सर में। मैं कहती हूँ जरूरत क्या थी, बताएं तो हुआ क्या है? अब क्यों इस पे इतना नाराज हो रही हैं? इतने में फरजाना बोली, होना क्या है ये? इससे पूछो कि ये क्या कर रही थी बंद कमरे में नुमान के साथ। बड़ी भाभी जो अब आज तक कभी अपने मामले में उन्होंने किसी के सामने जुबान नहीं खोली थी, एकदम से उन्होंने फरजाना की तरफ गुस्से से देखा। बस कर दो, बकवास बंद करो अपना। खबरदार तुमने एक लफ्ज और भी बोला तो। अरे मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ, पूछ लो इससे, तुम्हारे सामने ही खड़ी है। फरजाना भाभी ने फिर से जहर उगला। मैंने तुम्हें बोला ना फरजाना कि बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार तुमने अब एक भी लफ्ज मुंह से निकाला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसके बारे में और क्या बात कर रही हो? और दफा हो जाओ कमरे से बाहर। बड़ी भाभी ने बाजू से पकड़ कर फरजाना को कमरे से बाहर भेजा। फरजाना की जबान बंद नहीं हो रही थी। वो बाहर भी बक बक कर रही थी और नगीन के कान साई साई कर रहे थे। इसका दिल कर रहा था कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। अम्मा इसके बारे में ऐसा सोच रही हैं, वो भी फरजाना की बातों में आकर। क्या अम्मा को अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं? इसका दिल कर रहा था कि वो धाड़े मार मार कर रोए। इसके पीछे
क्यों पड़ गई हैं, इसे क्यों बातें सुना रही हैं, इसके करतूत ही ऐसे हैं। अरे सुन, इसने जो देखा वही तो बताया। बस कर दे माँ, क्या हो गया है अब को सब जानते बूझते हुए मेरे भाई और अपनी बेटी पर इल्जाम लगा रही हैं। आपको नहीं पता कि आपकी बेटी कैसी है, और ना ही मेरा भाई ऐसा है। मुझे एतबार है, मेरा भाई इतना बगैरत नहीं हो सकता, और ना ही ये ऐसी है जो आप दूसरों की बातों में आकर अपनी ही औलाद को बुरा भला कह रही है। अम्मा जो भी है, लेकिन आपको सच जाने बिना नगीन को नहीं मारना चाहिए था, और अगर ये बात अब्बा जी को पता चली तो आपको पता है ना कितना बड़ा बवाल उठ खड़ा होगा। नरगिस ने अम्मा को कहा। तो मैं क्या करूं, मुझे मेरा तो कुछ तो समझ नहीं आ रही। मैं करती हूँ इसके बाप से बात, और करती हूँ इसकी 2 माह के अंदर अंदर शादी। बस कर दो माँ, बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। आपके लिए मेरी जात से अहम दूसरे लोग हैं। आपको पता है ना कि फरजाना भाभी की अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब कर रही है, फिर भी आप इसकी बातों में आ रही हैं। इसे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, और तुम गई क्यों थी, गई थी कि नहीं इसके कमरे में? ये बताओ। अम्मा मैं गई थी, और मेरे साथ जैन भी था, और ताहिर भाई ने ही दरवाजा खोला था, और उन्होंने मुझे बताया था। हम लोग काफी ढूंढ रहे थे। आप पूछ तो लेती, नगीन रोते हुए अम्मा को बता रही थी, और माँ इसकी बात सुनकर एकदम बिस्तर पर गिरने के अंदाज में बैठ गई कि ये इनसे क्या हो गया है। उन्होंने बिना पूछे ही फरजाना की बातों में आकर अपनी बेटी पर हाथ उठा दिया। फरजाना तो बाहर अभी भी कंसुइयां ले रही थी कि कहां तक बात जाती है, लेकिन नरगिस और रबीना ने बात को बढ़ने ही नहीं दिया। उन्होंने पहले ही माँ को सारी बात बताकर रोक लिया था। नगीन रोती हुई वहां से भागती अपने की कमरे की तरफ चल दी। पीछे अम्मा पशमान सी बैठी रो रही थी। रुबीन नरगिस तो इस बात का शुक्र अदा कर रही थी कि ताहिर और नमान भी अभी बाहर निकले थे। अगर इनके होते हुए ये तमाशा लगता तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जानी थी। रुबीना भाभी तो नगीन के पीछे ही निकल गई थी। अब नरगिस को ही अम्मा को संभालना था। इसने अम्मा को गिलास में पानी डालकर और साथ में बीपी टैबलेट दी थी, इससे पहले कि इनकी तबीयत खराब होती। माँ बस करें, मत रोए, कोई नहीं, अब आप इसकी माँ हैं, आराम से प्यार से बात करें, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र करें कि लड़कों में से इस टाइम कोई भी घर पर नहीं। तुम्हारे अब्बा जी से क्या कहूंगी? नगीन ने इनसे शिकायत लगा दी तो फिर क्या होगा? पहले ही वो बहुत गुस्सा है इस दिन की फरजाना की हरकत को लेकर। अब तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अक्ल पर ही पर्दा पड़ गया जो मैं इसकी बात में आ गई। अम्मा नाहक खुद को इल्जाम देना बंद करें। आपको पता है ना वो फरजाना भाभी को पूछे इस तरह तो सही नहीं। यहाँ से मैं ये सब आपके सामने कहा तो कल को कोई और इल्जाम नगीन पर लगा देंगी, तो फिर फरजाना को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब बहुत हो गया। ये क्या समझती है कि रुबीना के साथ जो मर्जी करवाती रहे वो मैं करती जाऊंगी, और अब इसने मेरी बेटी को भी आगे रख लिया है, इसकी तो खैर नहीं। मैं तू देख तो सही अब मैं इसका करती क्या हूँ। जुबैदा बेगम सख्त गुस्से में बोली। अब नरगिस को भी लग रहा था कि अब फरजाना की खैर नहीं है। नगीन ने खुद को
में बंद कर लिया था और अब दरवाजा नहीं खोल रही थी। भाभी इसे आवाजें दे रही थी, दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। अम्मा ने जब ये आवाजें सुनी तो जल्दी से बाहर निकली। इन्हें ये डर था कि कहीं नगीन ने खुद को कुछ कर ही ना लिया हो। क्या हुआ रुबीना? दरवाजा नहीं खुला? नहीं अम्मा, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, वो दरवाजा नहीं खोल रही, अंदर से बंद है। मुझे लगता है इसने लॉक लगा लिया है। अम्मा ने नगीन को आवाजें देना शुरू की। नगीन दरवाजा खोलो, नगीन पुत्र दरवाजा खोल मेरी सोनी बेटी, और अब खोल दो मेरा पुत्र दरवाजा। देखो तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। नगीन दरवाजा खोल दो, देखो अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज मेरी बहन हो ना, प्लीज दरवाजा खोलो, देखो अम्मा का बीपी हाई हो रहा है, परेशानी मत दो इनको। गलतफहमी हो गई थी इन्हें, बाहर आओ मेरी जान, जल्दी करो बेटा दरवाजा खोलो। रुबीना दोबारा से बोली। इसके साथ ही इसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। इसने सुकून का सांस लिया। दरवाजा खोलते साथ ही नगीन वापस कमरे की तरफ चली गई और जाकर बेड पर बैठ गई। अम्मा जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ी। नगीन ने अम्मा को खुद की तरफ आते देखा तो बेड से खड़ी होकर दूसरी साइड पर चली गई और बड़ी भाभी को मुखातब किया। भाभी प्लीज आप अम्मा को बोलें कि मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहती और ये यहाँ से चली जाए। उन्होंने बता दिया कि इनके लिए सब कुछ इनकी भतीजियां हैं, मैं इनकी कुछ भी नहीं लगती। ड्राइंग रूम में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। अगर सुई भी गिरती तो इसकी आवाज यकीनन सबको सुनाई देती। आप प्लीज बच्ची को बुलाएं, मुझे मेरा काम निपटाना है, मुझे जल्दी अदालत जाना है। आज मेरा केस है जिसके लिए मुझे देर हो रही है। प्लीज आप जल्दी से बच्ची को बुला दें। वकील की बात पर पुप्पो ने अपने शोहर और फिर शाजी की तरफ देखा। शाजी इस इंतजार में थे कि अकमल मियाँ कोई बात करें तो ही वो बोले, लेकिन पुप्पो के शोहर तो खामोशी से बैठे थे। बाबा साहब ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बाबा साहब को इशारे से बोलने का कहा। बाबा साहब वकील से मुखातब हुए। पहली बात वकील साहब, आपको नहीं लगता कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? और दूसरा ये कि आपको बच्ची से पहले इसके माँ बाप का अफसोस करना चाहिए, ना कि इन मामलों में बातचीत। देखिए मुझे मेरा काम करना है, मैं इसके लिए देर और सवेर का इंतजार नहीं करता। आप बच्ची को बुला दें। माजरत वकील साहब, हम बच्ची को नहीं बुला सकते क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और ना इस वक्त वो इस हालत में है कि आकर आपस से इन मामलात पर गुफ्तगू कर सके। अब की बार वकील को जवाब अकमल ने सख्त और दो टोक लहजे में दिया था, क्योंकि इसे भी समझ आ रही थी कि मामलात खराब हैं। पुप्पो को भी अभी तक टाइम नहीं मिला था अपने शोहर को कुछ भी बताने का। अकमल भाई गुस्सा क्यों करते हैं आप? तो वकील साहब आ गए हैं तो इनसे पूछ लेते हैं माजरा क्या है। वकील साहब आप हमें बताएं कि क्या बात आपने करनी है।
मैं ही तो अब सारे मामलात देखा करूंगा। मैं भाई साहब के बाद अब इनकी बच्ची मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएं। राना शबीर ने जल्दी से बात करना शुरू की। इससे पहले कि अकमल को गुस्सा आ जाता, इसे अपने बहनोई का पता था कि अगर इसे गुस्सा आ गया तो किसी की खैर नहीं। वकील साहब, मुझे तो लगा था कि आप भाई साहब का अफसोस के लिए आए हैं, लेकिन आप तो किसी और ही मकसद से लगता है तशरीफ लाए हैं। अब की बार पुप्पो बोली, जी जी मिसेस अकमल, मैं अफसोस के लिए ही हाजिर हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना अपना काम भी साथ मुकम्मल कर लूं। राना साहब की वसीयत के बारे में भी आप लोगों को बता दूं, इसीलिए मैं साथ कागजात भी ले आया हूँ। आप बच्ची को बुलाएं ताकि मैं ये चीजें इसके हवाले करूं। कौन सी वसीयत वकील साहब? राना शौकत ने तो ऐसी कोई भी वसीयत का जिक्र कभी भी हमसे नहीं किया था। तो आप कौन सी वसीयत लेकर आए हैं? बाबा साहब ने कहा, कौन? देखें, आप इस मामले को नहीं जानते और ना ही तो आप फैमिली है, इसलिए आप इस मामले से दूर रहे। बल्कि मेरे ख्याल से इससे पहले कि वकील बाबा जान को बाहर जाने का कहने के लिए अल्फाज मुंह से निकालता, खामोश, एक लफ्ज और भी आपके मुंह से अदा नहीं होना चाहिए। वकील साहब मुजम्मल ने वकील को सख्त गुस्से में टोकते हुए बोला, रुको एक मिनट, तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? अब के शबीर चचा के सपूत को भी होश आया था कि इसे भी कुछ बोलना चाहिए। वो गुस्से से मुजम्मल की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके बाप ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया और बोला, बच्चे कि हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर जा सकते हो यहाँ से। फिर वो मुजम्मल शबीर बहेव, घर आए मेहमानों के साथ इस तरह बात नहीं करते, तुम्हें जेब नहीं देता। अब अकमल हसन ने शबीर को मजीद बोलने से मना किया। उन्होंने मुजम्मल को गुस्से से मुठ्ठियां भींचते हुए देख लिया था कि वो कैसे गुस्सा जब्त कर रहा है। बाकी इंशाल्लाह आइंदा। तब के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज प्लीज नावल के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ये बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब